बट ऐसे चर्चा के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, भी मानव का भी इवोल्यूशन हुआ है, विकास क्रम पूरा एक रहा है। कभी आप किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे आप, प्रायः माना जाता है जो आधुनिक मानव है वो अफ्रीका से उसका एक तरह से पूरी दुनिया में उसका प्रसार, शुरुआती साक्ष्य में वहीं से मिलते हैं, अफ्रीका से ही मिलते हैं। ठीक। और दुनिया में कहीं भी पाषाण काल देखा गया तो वहां पत्थरों के आधार पर ही उसके जीवन, तो यूरोप चले जाओ, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह नाम ही रखा गया पाषाण काल। हर जगह के प्राचीन काल के इतिहास में पहला टॉपिक क्या होता है? पाषाण काल। प्रारंभिक मानवों या आदि मानवों, पाषाण क्यों? क्योंकि पत्थर ही उनके जीवन का आधार रहा है। ठीक। भारत में जब हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं तो पाषाण काल की अवधि जो मानी जाती है आपकी 6 लाख ईसा पूर्व से मान लीजिए आप 2000 ईसा पूर्व। ठीक है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण अभी दिमाग में बैठा लीजिएगा, छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डेट कुछ और मिलेगा। ठीक है। आर शर्मा पढ़ेंगे तो डेट कुछ और मिलेगा, डीपी अग्रवाल पढ़ेंगे तो डेट वहां चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर दिन नए अनुसंधान होते रहते हैं, इसमें डेट भी चेंज होते रहते हैं, वर्ष भी चेंज होते रहते हैं। हमें यहां क्रम जानना है, वर्ष पे कोई सवाल इसमें नहीं आता है। जब भी नया, मैं हर तरह का डेट आपको बता सकता हूं, देखो इस तरह का डेट क्यों है, एक लेमैन की भाषा में समझने के लिए, और इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं कि इस तरह के डेट पूछे जाएंगे। पूरे पाषाण काल को, इतिहास का मतलब है कालखंड में बांटना हो, तो 6 लाख ईसा पूर्व से, यानी लगभग 6 लाख वर्ष का इतिहास। वैसे पूरे भारत में देखोगे आप तो मानव की उपस्थिति के साक्ष्य कहीं 12 लाख साल पहले, कहीं 14 लाख साल पहले भी थोड़े बहुत मिलते हैं, बट नियमित तौर पर कब से मिलने शुरू होते हैं? 6 लाख, 6.5 लाख साल से पहले पूरे भारत में मानव की उपस्थिति के साक्ष्य। जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, 12 लाख से 14 लाख ईसा पूर्व पुराना, वहां से कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, बट आगे वो परंपरा नहीं चली। तो नियमित साक्ष्य कब से मिलने शुरू होते हैं मानव की उपस्थिति के? भाई तो 6 लाख। तो पाषाण काल का कालक्रम हम कह रहे 6 लाख से 2000 ईसा पूर्व। पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। आप जानते हैं? आप में से कोई बताना चाहे तो बताइए, आप बताइए प्लीज। हाँ, वेरी गुड। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जैसे इसके विभाजन का आधार क्या है, ऐसे क्यों बांटा जाता है? पाषाण काल को हम 3 हिस्सों में क्यों बांटते हैं? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। एक बांटा जाता है उपकरणों में अंतर के कारण। अभी हम पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण काल के मानव किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करते थे, मध्य पाषाण काल में किस तरह का। तो ऐसा क्यों बांटा गया है? उपकरणों में अंतर के कारण। मैं भी बताने वाला हूं आपको डिटेल में। और क्यों बांटा जाता है? जीवन यापन में अंतर के कारण, जीवन कैसे जी रहे हैं। ठीक है। और क्यों बांटा जाता है? जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। बस केवल ये पॉइंट आपको ऐसे लिख करके छोड़ देना है, ये आपको भी आगे पढ़ने में समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है। हम केवल पाषाण काल करके क्यों नहीं पढ़ रहे, 3 हिस्सों में बांटकर क्यों पढ़ रहे हैं? एक काल से दूसरे काल में उपकरण बदल जाएंगे, जीवन यापन का तरीका बदल जाएगा, और क्लाइमेट चेंज आपको दिखाई पड़ेंगे। ये जो आपका मौसम वगैरह होता है ना, तापमान, मौसम, ये सब जिसको हम जलवायु कहते हैं, उसमें परिवर्तन दिखेगा आपको। लंबी अवधि के लिए हम लोग क्लाइमेट वर्ड यूज करते हैं, छोटी अवधि के लिए हम लोग वेदर वर्ड यूज करते हैं, मौसम यूज करते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक। ये भी आगे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अब ये जो डिवीजन किया गया है पूरा पाषाण काल का, यही जैसे ये तो हो गया 6 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? पूरा पाषाण काल है आपका 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। हमने आपको एक बार समझा दिया है। आर एस शर्मा 12,000 लिखेंगे, एनसीईआरटी 10,000 लिखेगा, कोई 9,000 लिखेगा, आप मत जाइएगा उसमें। आप सब हमको याद है कहां क्या लिखा हुआ है, इसका इतना भी फर्क नहीं पड़ना आपके एग्जाम में, बस क्रम समझना है आपको। पूरा पाषाण पहला है, मध्य पाषाण दूसरा है। ठीक। क्योंकि अनुसंधान के साथ डेट बदलते रहते हैं। 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, यानी पाषाण काल तो समझो पूरा पाषाण पे ही निकल गया। पाषाण काल पूरा पाषाण में निकल गया। हम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग हिम युग भी कहते हैं, इसको हम लोग आइस एज भी कहते हैं। ठीक।
यानी 10,000 ईसा पूर्व तक धरती पे जहां भी देखेंगे आप देखोगे ठंडी बहुत ज्यादा थी, बर्फ के चादर बहुत ज्यादा थे, बहुत कम जल के स्रोत थे, पेड़ पौधे बहुत कम थे। वही पेड़ पौधे सर्वाइव करेंगे जो ठंड के अनुकूल, जो झाड़ियां घास वगैरह पेड़ पौधे सर्वाइव करेंगे। अपने आप परिवर्तन आ गया 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, और तब से लेकर आज तक की जलवायु एक जैसी बनी हुई है। अब सोच लो, लाखों साल तक धरती बर्फ के चादरों से ढकी हुई थी। ज्योग्राफी वाले सर आपको पढ़ाएंगे, आप वहां समझिएगा क्या था, कैसा था, नहीं था। और 10,000 अपने आप परिवर्तन आ गया, इसके बारे में कोई अलग, प्रकृति ने स्वतः ही। और फिर ऐसा कोई बदलाव हो जाए तो क्या होगा? हम तो बहुत सारी दुनिया की चीजों में लगे रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लाइफ में करना भी चाहिए, है ना। प्रकृति के अपने खेल हैं। प्रकृति का हमने इतना शोषण किया कि जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया शांत पड़ गई। प्रकृति ने क्या किया, अपने आप को फिर से रिजुविनेट कर लिया, मतलब वापस से अपनी भरपाई सब कि बहुत हो गया, तुम्हें उत्पाद बहुत मजा। इसको बोलचाल की भाषा में हिम एज, आइस एज भी कहते हैं, हिम युग। इसका टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है प्लाइस्टोसिन, वो भी बातचीत क्रम में भी आगे आ जाएगा। मध्य पाषाण काल का कब से कब माना जाता है? ये माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण कब से कब माना जाता है? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक। नवपाषाण कब से माना जाता है? यहां हम 7,000 लिख लेंगे, 6,000 नहीं, 7,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। ठीक। हमने यहां क्या लिखा है आप देखोगे, अब 6 लाख से 2,000। हम कहां से शुरू करें? 6 लाख से 2,000। इस काल को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। हमने नहीं, इतिहासकारों ने। हम उनकी चीजों को सरल करके आपको बता रहे हैं, मैं उनकी बातें बताता हूं, मैं कोई इतिहासकार तो हूं नहीं, ठीक है ना। बांट दिया। ठीक। अब इन तीनों हिस्सों के बारे में हमें पढ़ना क्या है, इसमें क्या स्टडी करना है हमें। ठीक। इसमें हमें 3 बातें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है इनका भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण का मतलब हमें इस काल के साक्ष्य भारत में कहां कहां से मिलते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें, ये पढ़ेंगे। इसमें हम 7-8 इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आइडिया आ जाएगा आपका। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, इनका उपकरण, कि उपकरण के आधार पर ही तो सारी बातें हम जानते हैं पूरी दुनिया में इनके बारे में। ठीक। हर एक चीज, जैसे काल निर्धारण कैसे होता है वो भी समझा दूंगा। एक दिन में सारी बातें नहीं समझाई जा सकती, इसलिए आप केवल रिलैक्स रहिएगा, आप पढ़ते जाइएगा। किसी भी क्लास में कोई भी चीज पूछने की नौबत नहीं आती है, बहुत कम आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो आप शौक से कुछ भी जानना चाहो पूछो, ठीक है ना, वो अलग बात है। डिजाइन ही ऐसा कर रखा है सिस्टम कि आपको बस पढ़ते जाना है। क्लास की स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है हमारी, मतलब 2 घंटे का मतलब वो 2 घंटा रहेगा आपका, वो काम काम की बातें रहेंगे। आपने देख ही लिया, इधर उधर की कोई बातें शायद ही कभी होंगी क्लास में। ठीक है, क्लास का मतलब क्लास ही रहेगा आपका, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मेरे क्लास में मुझे शेरो शायरी आती नहीं है ना, मतलब हंसी, ठीक है, वो ऐसे हम बहुत फ्रेंडली रहने वाले क्लास में, बट ये सब कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, टॉपिक टॉपिक पढ़ाई, है ना, मतलब। हाँ, तो उपकरण हो गया आपका। अभी हम देख लेंगे हम तीसरा, कि वो जीवन कैसे जीते थे, वो जीवन यापन कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, खेती करते थे, पशुपालन जानते थे, कपड़ा पहनते थे, बर्तन का ज्ञान था, आग का ज्ञान था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक, समझ में आ रही बात। ये सारे बिंदु को हम, इनका जीवन यापन कैसा था, तो इसके बाद क्या चेंज आया इनके दौर में, इसके बाद क्या चेंज आया इनके दौर में, जीवन यापन। पूरा पाषाण काल में क्या पढ़ना है आपको, तो 3 बातें पढ़नी है। मध्य पाषाण काल में क्या पढ़ना है आपको, 3 बातें पढ़नी है। अब ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर, कोई भी स्टूडेंट के पास सोर्स है, इन 3 बातों को ठीक से पढ़ लेगा, उसकी तैयारी हो गई, पहला टॉपिक तैयार हो जाएगा उसका। अलग से इसमें एक चीज हम पढ़ने वाले वो है पाषाण युगीन चित्रकला, क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है, 5-7 दिन में हम बहुत सारा बिल्ड करेंगे इसमें, बट ये 3 बातें आपको पढ़नी है। जीवन यापन में चित्रकला की भी बात कर लेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने भीमबेटका का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है स्टोनीज पेंटिंग के लिए, मध्य प्रदेश में भोपाल के नजदीक पड़ता है। तो सबसे पहले अच्छा, चित्रकला पढ़ते कैसे, चित्रकला का फॉर्मूला क्या होता है पढ़ने का, एग्जाम के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है पढ़ने के पहले,
मैं एक बार फॉर्मूला बता दूंगा, आपके पास थोड़ी भी बुद्धि है, किसी भी काल की चित्रकला उस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए आप। सबका एक सिस्टम है पढ़ने का, चित्र नहीं बनाने हैं आपको जाके भीमबेटका में पहुंच गए, दीवारों पर ढूंढ के देख रहे हैं कौन सा चित्र है। बहुत एक शायद गूगल पे बैठ के थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बहुत पढ़ना है आपको। चलिए ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी जानकारी इसमें और ऐड करनी पड़ेगी हमें। जो हमारा ये पूरा पाषाण काल है ना, ये बहुत लंबी अवधि है। इस अवधि में भी 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। पूरा पाषाण को इंग्लिश में पैलोलिथिक, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक और नव पाषाण को न्यूलिथिक कहते हैं हम। ठीक, पूरा पाषाण में भी क्या होता है, 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। अब देखो ऑप्शनल के जो स्टूडेंट है उनको तीनों डिटेल में पढ़ना है, जीएस में बस एक बार सुन के छोड़ देना है लिख करके। हाँ, ऑप्शनल का डिमांड वैसा है, जीएस में नहीं पढ़ना हमें, बस आइडिया रखना है। 3 बड़े परिवर्तन होते हैं, तो उसके क्या क्या नाम दिए गए हैं। ठीक, उसके क्या क्या नाम दिए गए हैं। पहला, निम्न पूरा पाषाण, इसको हम लोअर पैलियोलिथिक भी कहते हैं। ठीक है, लिखते चलिएगा आप सभी लोग, है ना। निम्न पूरा पाषाण ये माना जाता है 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक। डेट बिल्कुल भी याद नहीं रखने आपको इसके, ठीक, बस समझने के लिए डेट है, रटना नहीं आपको डेट को लेकर के। ये सबसे पुराना है, माना जाता है 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक। ठीक, दूसरा क्या होता है आपका, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण में और मध्य पूरा पाषाण में अंतर है। ये पूरा पाषाण की 3 अवस्था है, यहां लिखा हमने मध्य पूरा पाषाण, ये है मध्य पाषाण। इसको कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक, इसको कहते हैं मेसोलिथिक। अंतर है दोनों में, है ना। इसका कब से कब माना जाता है, ये माना जाता है 1.5 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। ये माना जाता है 1.5 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। 50,000 भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा। डेट की कहानी समझा दी है मैंने आपको, उसमें परेशान मत होइएगा। तीसरा क्या माना जो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, वो है उच्च पूरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक।